अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन की ताख़ीर का मामला है उस पर जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है और कल जो है फ़ैसला वो सुनाया जाएगा। क्या वाक़ई कल फ़ैसला सुनाया जाएगा या अभी कई और सरप्राइज़ेज़ आना बाकी हैं? जैसे कल के वीलॉग में भी मैंने आपको बताया था कि कई बड़े सरप्राइजेज़ आ सकते हैं, कोई बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है। तो आज हमने देखा कि जब एक तरफ इस 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया, तो शाम को बाकायदा तौर पर एक लेटर लीक हुआ और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो ख़त है, जो उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी नहीं हुआ, बल्कि वो मीडिया को लीक किया गया है। अब उस खत के अंदर क्या है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खत जो है वो जवाब है उस सर्कुलर का जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस की मंजूरी से कुछ रोज़ पहले जारी किया था, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा के जो 3 रुकनी बेंच की वो सरबराही कर रहे थे एक दूसरे केस में, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं या मुस्तकबिल में आ सकते हैं, उन पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। और उसकी तौजीह उन्होंने ये पेश की थी कि जब तक जो सुप्रीम कोर्ट है इस हवाले से जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनके हवाले से रूल्स में तरमीम नहीं कर लेती, तब तक इसके ऊपर जो अज़ खुद नोटिस हो या आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं उन पर कार्रवाई रोक दी जाए। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया आइनी और कानूनी कि जो 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से पीटीआई की जो पटिशन है उसको सुन रहा है, क्या वो समाअत कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि जो पीटीआई की जो पटिशन है वो आर्टिकल 184(3) के तहत ही सुनी जा रही है। तो उस को नलिफाई करने के लिए फिर हमने देखा कि एक सर्कुलर जारी हुआ रजिस्ट्रार की तरफ से, जिसमें उन्होंने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। और अगेन एक बहुत बड़ा ये सवाल उठा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है या जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किसी भी जज या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को कलअदम करार दे सकते हैं? अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी मिसाल सेट हो जाती है कि जिससे मुस्तकबिल में कोई भी जो चीफ जस्टिस है वो जो अपने साथी जजेस हैं उनके फैसलों को इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको मुस्तरद कर सकता है। ये बात अगेन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो चीफ जस्टिस होता है वो उसे कहते हैं ना कि ही इज़ वन अमंग द इक्वल्स, मतलब कि वो सीनियर होता है और इसलिए वो चीफ जस्टिस होता है। लेकिन जहाँ तक फैसलों की बात होती है, अगर 3 रुकनी बेंच है या 5 रुकनी बेंच है या पूरी फुल कोर्ट बैठी है, तो चीफ जस्टिस का जो वोट है वो एक ही काउंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जहाँ तक इंतज़ामी इख्तियारात अपनी जगह पे, यानी कि अभी तक जो बेंच की कॉम्पोजिशन है या अज़ खुद नोटिस लेने के हवाले से जो भी इख्तियारात हैं, अदर देन दैट जब वो किसी बेंच का हिस्सा होता है तो उसका जो वोट है वो सिर्फ एक ही काउंट होता है, यानी कि वो अपने इंतज़ामी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उन पर असर अंदाज नहीं हो सकता। अब जब लेटेस्ट सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद ये चीज़ मज़ीद गंभीर हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कलअदम करार दे दिया। और साथ ही उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको उनके ओहदे से हटाने की भी सिफारिश की है। तो ये जो सूरत हाल है अब बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो गई है कि अगर तो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और उनके साथ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, उन्होंने ये जो फैसला दिया था उसमें यही कहा था कि जो भी इस वक्त अज़ खुद नोटिस या फिर आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी समाअत हो रही हैं उनको रोक दिया जाए जब तक इस हवाले से रूल्स नहीं बन जाते। तो इसका क्या मतलब है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा के इस खत के बाद वो फैसला भी अभी कायम है, और अगर वो फैसला
फील्ड में मौजूद है, तो ये जो 3 रुकनी बेंच जिसकी चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे हैं, तो वो जो उन्होंने समाअत की है, उसका फिर क्या होगा? और अगर वो कल फैसला देते हैं, तो उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आई थिंक अगेन दो के आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये सेंस बड़ी वाज़ेह थी कि लगता ये है कि अब गेम जो है वो आइन और कानून से आगे निकल कर एक ज़िद और अना की बात तक आ गई है, क्योंकि जो पीडीएम है या जो हुकूमत है, वो अदम एतमाद का इजहार कर रही है इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर। और जो 3 रुकनी बेंच है और ख़ास करके जो चीफ जस्टिस हैं, वो भी आई थिंक अब इस ज़िद पे अड़ गए हैं कि जो मर्जी कर लें कम वक्त में, कि ना तो वो फुल कोर्ट बनाएंगे, ना लार्जर बेंच बनाएंगे, और ना ही जो इस वक्त हुकूमत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वो सीरियस लेती है। इनफैक्ट उन्होंने आज जो भी समाअत हुई, उसमें उन्होंने उल्टा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया हुकूमत के जो वकला थे, यानी कि अटॉर्नी जनरल थे, क्योंकि जो बाकी जमातों के वकला थे जो अपने दलाइल देना चाहते थे, तो उनको दलाइल इसलिए नहीं देने दिए गए कि उन्होंने कहा क्योंकि जो पीडीएम है वो तहरीक अदम वो अदम एतमाद कर चुकी है इस बेंच के ऊपर। तो जब वो अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो उनके वकला जो हैं उनको फिर इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो यहाँ पर अपने दलाइल दें। अब जो कल की जो सूरत हाल है, ये इंटरेस्टिंग है कि क्या वाकई ही अब फैसला आएगा, और अगर फैसला आता है तो फिर क्या होगा। हुकूमत जो है इस वक्त अभी भी जो हंगामी इजलास चल रहा है वफाकी काबीना का, और इस पे मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात हो रही है। शायद गवर्नमेंट जो है वो एंटिसिपेट कर रही है कि फैसला क्या आने वाला है, तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो रेफरेंस भेज सकते हैं चीफ जस्टिस, या ये जो 3 जजेस इस बेंच में शामिल हैं, वो भी कोई इतना आसान तरीका नहीं है। अगर वो रेफरेंस का फैसला करते भी हैं, तो ज़ाहिर है कि उसको एक वक्त लगेगा, वो एक प्रोसेस जो है वो सदर पाकिस्तान से होकर के जाता है, और रेफरेंस फाइल करने के बावजूद क्या उसका जो कल का फैसला है उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? लगता ये है कि गवर्नमेंट जो है जो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीर की, और उस तकरीर का जो बुनियादी तौर पर एक बताने का मकसद था कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने और जो 3 रुकनी बेंच है, इसने इंसाफ के जो 100% तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए। हमारा मुतालबा था कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, लेकिन ये फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी गई, और तासुर यही देने की कोशिश की जा रही है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो क्या अगर वो इस फैसले को नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत होगी, और तौहीन अदालत होगी तो ज़ाहिर है कि उसकी अपनी इम्प्लिकेशंस हैं। तो ये भी मुमकिन है, जैसे ये इत्तलात भी आ रही हैं कि तमाम जो नेशनल असम्बली के अरकान असम्बली हैं, उनको इस्लामाबाद में ही रहने का कहा गया है, क्योंकि किसी वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है, और हो सकता है कि कल अगर फैसला खिलाफ आता है हुकूमत की तवक्कुआत के, तो कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद भी लाई जा सकती है, जिसमें वो अपना डिस्ट्रस्ट शो करेंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक इस वक्त ये बात है कि फुल कोर्ट को छोड़ भी दें। एक फुल कोर्ट होती है, फुल कोर्ट तो किसी मुकदमे को सुनने की बात है। एक होती है फुल कोर्ट मीटिंग, यानी कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं वो किसी भी अहम जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं उन पर बैठकर बात कर लें। और अनलाइक फुल कोर्ट, वो तो जाहिर है कि पब्लिकली मीटिंग होती है, लेकिन जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो तो तमाम जजेस का इजलास है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, अब देखें गवर्नमेंट जो है वो ये प्ली ले सकती है कि देखें एक तरफ जो एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, जिन्होंने एक फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने अज़ खुद नोटिस की जो भी समातें हैं, जो केसेस हैं, उन पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ रजिस्ट्रार की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ, फिर उस सर्कुलर के जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक और ख़त लिखा। यानी कि ये अदालत के अंदर अपनी जजेस के दरमियान एक लड़ाई है। तो हुकूमत ये कह सकती है कि क्योंकि इनकी आपस में लड़ाई है, तो बेहतर है कि पहले ये जो अपने मामलात हैं ये तय कर लें कि क्या जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला है, क्या वाकई ही उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अगर आइनी और कानूनी हैसियत है, तो फिर जो चीफ जस्टिस साहब जो मुकदमे की समाअत कर रहे थे, उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है। जो आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की कि उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात, इंकशाफ किया कि उनकी 2-3 रोज़ पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात हुई है। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं कि मुलाकात बेशक हुई है, उस मुलाकात के अंदर कोई खातिर खा जो पेशरफ्त है वो नहीं हुई, और इत्तलात यही है कि इन दोनों जजेस के दरमियान जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं, यानी कि कोई ऐसा सीन नहीं है कि इनके दरमियान जो है वो कोई मफामत हो। और ये ऐसी सूरत हाल में
एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। और दूसरा, आई थिंक जो तहरीक इंसाफ है वो एक और गलती कर रही है जो माजी में उन्होंने गलती की। जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी तो उन्होंने बिला वजह एक तासुर दिया कि वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करने के मुखालिफ हैं, और उसके हवाले से कैंपेन भी चलाई गई, और मुख्तलिफ ऐसी खबरें भी आती रहीं कि कैसे उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से जो आर्मी चीफ की तैनाती ना होनी पाए, यानी कि आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ वो ना बने। लेकिन वो चीज़ बैकफायर इसलिए कर गई क्योंकि आर्मी चीफ तो वो तैनात हो गए, और जो उन्होंने एक बैड स्टार्ट लिया, ये जो तासुर दिया, जो कैंपेन चलाई जो आसिम मुनीर के खिलाफ आर्मी चीफ बनने से पहले, तो जाहिर है कि अगर कोई उम्मीद थी कि चेंज ऑफ कमांड होने के बाद आर्मी के अंदर शायद जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इमरान खान के ठीक हो जाएं, वो सारी उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई। और उन्होंने बिला वजह, शायद किसी और के कहने पे, ये भी फैक्ट है कि जनरल फैज़ और कुछ और जो जर्नैल थे वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ तैनात हों, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी किया तहरीक इंसाफ को, और वो तो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन जो अपने लिए उन्होंने मुश्किलात खड़ी कर ली एग्जैक्टली। अब इस केस के अंदर भी अगर आप देखें कि चंद ही माह हैं जब जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं ये रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस आ जाएंगे। तो अभी भी मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ है वो एक पोजीशन ले रही है, और वो काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर रही है, उनको करप्ट कह रही है, उनको कह रही है कि ये नून लीग के तर्जुमान हैं या नून लीग में शामिल हैं। ये मैं आपको वसूख से कह दूं, जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं वो किसी के साथ भी नहीं है। अगर नून लीग का ख्याल है या एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि अगर वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो किसी एक को फेवर करेंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर वो चीफ जस्टिस बने तो देखेंगे वो क्या हाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह आसिम मुनीर के केस के अंदर उन्होंने शुरू में ही एक बदएतमादी की फिजा पैदा की, तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के केस में भी यही कर रही है कि वो इस सारे लड़ाई में, ठीक है वो चाहते हैं कि इलेक्शंस पंजाब और केपी के अंदर हों, इनफैक्ट वो चाहते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात जल्द अज़ जल्द कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों, आम इंतखाबात हों। लेकिन उस चक्कर में वो टारगेट कर रहे हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, जिसका उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि कुछ माह के बाद चीफ जस्टिस जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा ही बनेंगे। एक बात तो अभी जो इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, और दूसरी आई थिंक आज जो चीफ जस्टिस ने, मैंने जैसे पहले कहा कि एक वो बात पर अड़ गए हैं, और लगता ये है कि वो ज़िद पर आ गए हैं, और वो कहते हैं कि वो फुल कोर्ट, ये उनका इंतज़ामी इख्तियार है, वो किसको बेंच में बिठाते हैं, किसको शामिल करते हैं, किसको एक्सक्लूड करते हैं, ये उनके इंतज़ामी इख्तियारात हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात भी बहुत ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस का होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता आप डिक्टेटर हैं। मसलन एक छोटी सी मिसाल है कि इस वक्त अगर आप सीनियरिटी लिस्ट देखें तो पहले पे ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, दूसरे पे जस्टिस जो हैं काजी फ़ायज़ ईसा हैं, और तीसरे नंबर पे जस्टिस सरदार तारिक हैं। पिछले साल फरवरी, यानी कि फरवरी 2022 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो चीफ जस्टिस बने थे, और फरवरी 2022 से लेके आज हम अप्रैल 2023 में बैठे हैं। इस सारे अरसे के दौरान एक भी बेंच ऐसा नहीं बना जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं आफ्टर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक को, अपने किसी इसमें बेंच में बिठाया हो। अब ये बहुत हैरान कुन बात है कि ठीक है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन जो स्पिरिट है वो ये भी डिमांड करती है कि अगर एक सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है और जो इन लाइन जो है वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं, तो बहुत से ऐसे आइनी और कानूनी जो मुकदमात हैं उसके अंदर अगर आप सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करेंगे तो उससे क्या तासुर जाएगा? उससे तो यही तासुर जाएगा कि शायद आप एक लाइक माइंडेड, एक हम ख्याल जो बेंच है वो तश्कील दे रहे हैं, और एक तरफ उन्होंने अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को और जस्टिस सरदार तारिक को, जो सीनियरिटी के एतबार से दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया, तो दूसरी तरफ कुछ जो जजेस हैं जिस तरह जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो आपको हर अहम जो मुकदमात हैं, हर जो अहम बेंच चीफ जस्टिस बनाते हैं उसका वो हिस्सा रहे हैं। अगर इस तरह की आप मामलात करेंगे तो डेफिनेटली फिर सवालात भी उठेंगे। इसी वजह से आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं बेंच बनाने के, अज खुद नोटिस लेने के, उनको रेगुलेट करने की अशद ज़रूरत है। और जो पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है, बिल्कुल वो नीड ऑफ द आवर है
टाइमिंग उसकी जो मर्जी हो। दूसरा ऑप्शन जाहिर है कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि तमाम जजेस बैठकर इसका कोई हल निकालें। अगर नहीं निकालेंगे और इस तरह से पिक एंड चूज़, अगर आपके पास अगर कोई इंतज़ामी इख्तियार है भी, लेकिन उस इंतज़ामी इख्तियार को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिससे ये रिफ्लेक्ट हो कि आप कुछ जजेस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं और कुछ जो आपके कोट एंड कोट मनपसंद जजेस हैं उन्हीं को एक सर्टन बेंच में शामिल करना चाहते हैं, तो इससे डेफिनेटली जो आपकी इंटेग्रिटी है और जो ओवरऑल कंडक्ट है उसके ऊपर ज़रूर सवालात उठेंगे। तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। जैसे आज हमें एक सरप्राइज़ मिला, तो मुझे लगता है कि अभी भी इस कहानी में कई ट्विस्ट आना बाकी हैं। आप देखते हैं कि ये जो लेटेस्ट सिचुएशन डेवलप हुई है कि क्या कल वाकई ही जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है वो अपने फैसले का ऐलान करेगा, या फिर उसमें कुछ ताख़ीर भी हो सकती है, या उससे पहले कुछ और भी हो सकता है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।